नमस्कार, मैं हूँ श्वेता फ्रॉम स्टोरी मंत्रा। जैसे सूरज को जरूरत नहीं होती किसी परिचय की, उसका तेज खुद ब खुद एहसास करा देता है उसकी मौजूदगी का। ठीक उसी तरह से आज हमारे बीच मौजूद हैं हिंदी साहित्य एवं काव्य जगत के सूर्य डॉक्टर आकाश मिठा। आइए तो हम जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को। डॉक्टर साहब को लेखनी का आशीर्वाद वंशानुगत रूप में उनके पिता श्री डॉक्टर शिरेन मिड्ढा जी से प्राप्त हुआ। आप अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन पद चिन्हों के छाप को अपनी लेखनी से अमिट करने के प्रयास में कार्यरत हैं। आप सम प्रयास साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच जोधपुर के अध्यक्ष के रूप में भी सुशोभित हैं और अब तक इनके 3 काव्य संग्रह घने कोहरे के बाद, सम की तलाश में और फिर किसी ख्वाब में प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि पाठकों द्वारा काफी सराहे गए हैं। डॉक्टर आकाश की कहानियों एवं कविताओं का प्रसारण समय समय पर आकाशवाणी पर भी होता रहा है। डॉक्टर आकाश कई विशिष्ट कवि सम्मेलनों और मुशायरों में एक बेहतरीन संचालक और आयोजक की भूमिका में भी रह चुके हैं। जहां तक एजुकेशन की बात है, डॉक्टर आकाश बी फार्मा, एमबीए एवं पीएचडी होल्डर हैं तथा वर्तमान समय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लाचो मेमोरियल कॉलेज फार्मेसी डिपार्टमेंट जोधपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर आकाश को कई विशिष्ट सम्मानों द्वारा अलंकृत किया गया, जिनमें से प्रमुख हैं 2016 बाबा रामदेव पुरस्कार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा, साहित्य एवं कविता के क्षेत्र में वीर दुर्गादास पुरस्कार, शब्द निष्ठा सम्मान, साहित्यकार सम्मान बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति डूंगरगढ़ से सम की तलाश में काव्य संग्रह के लिए सम्मानित किया गया इन्हें, सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंस द्वारा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काव्य के लिए विशिष्ट सम्मान, द्रोणाचार्य अवार्ड 94.3 माई एफएम जोधपुर द्वारा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन नेशनल अवार्ड, रीनोन्ड एजुकेशनिस्ट अवार्ड। इसके अलावा अन्य कई सम्मान शामिल हैं, जिनमें से सबका उल्लेख कर पाना संभव नहीं है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए चलिए हम आपको सीधा ले चलते हैं डॉक्टर आकाश के साक्षात्कार की ओर और जानते हैं उनसे उनके कुछ अनुभवों के बारे में। यूं तो ख्वाब हर कोई देखता है, पर इन ख्वाबों को शब्दों में पिरोने की काबिलियत ऊपर वाला किसी खास को ही देता है। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी ही खास शख्सियत से जिनका नाम है डॉक्टर आकाश, और मैं हूं श्वेता फ्रॉम स्टोरी मंत्रा। डॉक्टर आकाश, वेलकम टू द शो। नमस्कार, शुक्रिया श्वेता जी, स्टोरी मंत्रा के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो हमारे लिसनर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, लिखने की प्रेरणा जो है वो बचपन से रही, क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर सुरेंद्र मिड्ढा और साहित्यकार के रूप में डॉक्टर शिंदर, वो बचपन से ही कह सकते हैं 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया और पहली ही पुस्तक अधूरा प्याला पंजाबी साहित्य में उनकी आई और सबसे पहली पुस्तक उन्होंने दिल्ली जाकर, नई दिल्ली पहुंचकर अमृता प्रीतम जी को भेंट की, जो उनका सौभाग्य रहा उस दौर में वहां पहुंचना 16 वर्ष की उम्र में। और उसके बाद जो है 17 वर्ष की उम्र से जो उनकी पुस्तक पर समीक्षाएं छपने लगी, पूरे पंजाबी साहित्य जगत में उनके नाम का जी चर्चा हुई उस समय में, तो वहां से जो उनका लिखा हुआ, उनसे सुना हुआ परवरिश में जो बाद में वो डॉक्टर बने, तो वहां से सारी चीजें जो घर में माहौल मिला, उस परवरिश में गजलें सुनते हुए, कविताएं सुनते हुए, ये सब चीजें उर्दू, हिंदी और पंजाबी साहित्य की चीजें सुनते हुए तो वहां से बड़े हुए। तो वो प्रेरणा जो है, कह सकता हूं कि मेरे बचपन से, और अब फादर साहब ने अपने बचपन से वो चीजें शुरू की, ये विरासत में मिला है। जो प्रेरणा की अगर बात करें तो आपकी पहली पुस्तक कब और कैसे प्रकाशित हुई सर? जी, पहली पुस्तक मेरी 2014 में प्रकाशित हुई, घने कोहरे के बाद। जो कह सकता हूं उसके पीछे जो सिलसिला है पुस्तक छपने का, हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि जो लिखने का क्रम जो है, एक बालक के रूप में अगर शॉर्ट स्टोरीज की बात करें, बाल मन की जो बातें होती हैं वहां से बात करें, तो ये शायद 10 बरस की उम्र में या 11 बरस की उम्र में शुरू हो गया था। लेकिन एक लेखक के रूप में बहुत सारी चीजें शायद
ऐसा मैं समझता हूँ। बारीकियां समझनी होती हैं और उसके लिए लिखना, पढ़ना, सुनना, आजकल के दौर में सुनना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मंच पर प्रस्तुति देते हैं वो सब बातें हैं, लेकिन उससे पहले जो लिखने का क्रम है वो अगर आपको सीखना है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों से मिलना, और लोगों से मिलने का मतलब है अगर राइटर्स से मिलते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जोधपुर में यहाँ पढ़ाई के मुतालिक जो है पहुँचा 2000 के दौरान, और मेरी बी फार्म, एमबीए, पीएचडी सभी चीज़ें यहीं से जोधपुर में जो मैंने तालीम हासिल की। और यहाँ पर जो है 2012 के आसपास मैं मेरे फादर साहब के मित्रों से, क्योंकि सभी जगह उनके मित्र राइटर्स जो थे, ना केवल पंजाबी साहित्य में बल्कि हिंदी, उर्दू सभी तरह की भाषाओं के मित्र उनके रहे। तो उस दौरान जो 2012 में जोधपुर में कुछ राइटर्स से मिलना हुआ, जिसमें मिठेश निर्मोही साहब, डॉक्टर आयदान सिंह भाटी साहब, इस तरह के जो उनके मित्र साहित्य जगत में जाने माने नाम हैं, डॉक्टर आयदान सिंह भाटी साहब और मिठेश निर्मोही साहब, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित हैं अपने अपने लेखन कार्य के लिए, राजस्थानी और हिंदी के लिए। तो इन सब लोगों से मिलना हुआ, उनको सुनना हुआ, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उर्दू साहित्य में डॉक्टर शीन काफ निज़ाम साहब की बात करें, जो जाना माना नाम है, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, और बहुत सारे लेखकों का सानिध्य प्राप्त हुआ। राकेश मूथा जी, जिन्होंने मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित करने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। मुझे उस तरह से कहें कि मैं गुरु मानता हूं तो हिंदी के हिसाब से उन्हीं को मानता हूं। और प्रेम तन्मय साहब हैं, ऐसे तमाम बहुत सारे नाम हैं। डॉक्टर कौशल नाथ उपाध्याय साहब हैं, हबीब कैफी साहब हैं, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नाम जो हैं, उनसे उनको सुनना, उनको देखना और उनसे सीखने को जो मिला, तो वो पहली पुस्तक करीब ये मान लीजिए 2-2.5 साल में जो है मुकम्मल हो पाई। उस सारे क्रम में जब लिखने का क्रम था, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली उस दौरान, ये जो है पुस्तक 2014 में प्रकाशित हो पाई। वो पहली पुस्तक जो है दिसंबर 2014 में जिसका विमोचन भी हुआ जोधपुर में। जी। आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपकी पुस्तक है फिर किसी ख्वाब में, ये जी। नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चूजिंग दिस टाइटल? बहुत ही प्यारा नाम है, फिर किसी ख्वाब में। जी। जी। देखिए, ये सिलसिला जो है, इस पुस्तक का जो आने का क्रम, फिर इसमें अगर मैं शुरू थोड़ी सी जर्नी पीछे जाना चाहूँगा, 2014 की बात करूँ। दूसरी पुस्तक जो है सम की तलाश में, सम बने जो हम सम विषम परिस्थितियों की बात करते हैं, वहाँ से चीज़ें। तो घने कोहरे के बाद सम की तलाश में, यानी कि हम कुछ ऐसा ढूंढना चाहते हैं। अगर दुनिया की बात मैं करूं, यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर राइटर के रूप में हम देखते हैं तो ऑब्जर्वेशनल चीज़ें, आसपास ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारे साथ घटित नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जो, अगर वो संवेदना है आपके अंदर, वो देखने का नज़रिया है, तो आप दुनिया में चीज़ें होती हैं वो महसूस, खुद अंदर तक महसूस करते हैं। वही सम की तलाश, कि हर तरफ अगर वो रोशनी हो, अंधेरा कायम ना रहे और रोशनी का एक जो मयार है वो बने। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए वो सम की तलाश में हुई 2016 में। उसके बाद एक पुस्तक आई डिलेमा, हिस्सों में कुछ किस्से, शॉर्ट स्टोरीज की। और फिर किसी ख्वाब में, जैसा आपने फरमाया, ये एक जी। टाइटल, खूबसूरत टाइटल लगता है, आकर्षित करता है, क्योंकि ख्वाब, हम अगर ख्वाब ही नहीं देखेंगे और ख्वाब नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी, बहुत सारे लोगों के बयान होंगे इन पर, ख्वाब कई बार डरावने होते हैं, ऐसा होता है। वो आपकी सब सोच पे निर्भर करता है, किस पूरे दौर से आप गुजर रहे हैं। कोरोना काल में बहुत लोगों की स्मृतियां अच्छी भी रही होंगी, बुरी भी रही होंगी, और इसी कोरोना काल के दौरान जो है, फिर किसी ख्वाब में एका पब्लिशर्स के माध्यम से ये पुस्तक प्रकाशित हुई, और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े नाम जो हैं यहाँ पर, उनके सानिध्य में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और बेहद सफल कार्यक्रम रहा जो उसके दौरान। टाइटल पे मैं अभी आता हूँ सारी बात पर। पहले मैं एका पब्लिशर्स को देना चाहूँगा धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम वक्फे में और इस कोरोना काल में सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चर्चा से, स्वप्निल सौरभ साहब जो इसके फाउंडर हैं, एका पब्लिशर के प्रकाशक हैं,
तो उनके माध्यम से जो है, और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, उन्होंने किसी कमर्शियल तरीके से इन चीज़ों को नहीं रखते हुए एक पुस्तक के रूप में, एक लेखक के रूप में इस चीज़ को बहुत दिल से लिया और प्रकाशित करने में बहुत जल्दी सहयोग किया। और उस दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे विनोद विट्ठल साहब और डॉक्टर मोनिका गौड मैम और इस तरह के तमाम, तस्नीम जी जो कि अगेन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, इस प्रकार के जो बड़े राइटर्स हैं, उनकी शिरकत रही उस ऑनलाइन कार्यक्रम में और जिसकी काफ़ी चर्चा भी रही। फिर किसी ख्वाब में मैं फिर कहना चाहूँगा कि कोई ना कोई ख्वाब ऐसा होगा जहाँ पर वो जो खूबसूरत लम्हे हैं, वो खूबसूरत बातें हैं, या जो हम सोचते हैं कि हमें हासिल हो जाएं, वो सब चीज़ें, जी। या ये दुनिया और बेहतर बन पाए, वो फिर किसी ख्वाब में, फिर और किसी ख्वाब में, फिर और किसी ख्वाब में, ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसी चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगी, ज़रूरी नहीं है सब कुछ मुकम्मल ही हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो मुकम्मल नहीं होती लेकिन खूबसूरत एहसास आपके दिल को देती हैं। वैसी चीज़ें भी, अधूरी चीज़ें भी इस पुस्तक में है। इसलिए मुझे लगा कि फिर किसी ख्वाब में शायद अभी नहीं मिली चीज़ें, कुछ अधूरी रह गई, कुछ हसरतें अधूरी रह गई, वो हसरतें शायद किसी और ख्वाब में होंगी, या कोई ऐसी चीज़ है, या ऐसा कोई समय था, वो काल था जो खूबसूरत मैं करना चाहता था, उसको मुकम्मल करना चाहता था। बीइंग अ पर्सन, नॉट ए पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, कोई भी मेरी जगह कोई और भी जो इस खूबसूरत एहसास को महसूस करता हो कि शायद मैं ये कर लेता, तो मैं ख्वाब में पूरा कर रहा हूँ कि फिर किसी ख्वाब में ये पूरा कर लेंगे, फिर किसी ख्वाब में वो पूरा करेंगे। तो ये कुछ जी। कंसेप्ट इसी हिसाब से जो है, और ख्वाबों का सिलसिला भी है इस पुस्तक में, इसलिए मुझे ये लगा कि फिर किसी ख्वाब में अगर टाइटल रखा जाए तो बेहतर होगा। तो बड़ा पर्सनल सवाल पूछूंगी आपसे कि ऐसा कौन सा ख्वाब है आपका जो अभी मुकम्मल होना बाकी है? देखिए, ख्वाब देखना जो है वो बिल्कुल छूटता नहीं है ज़िंदगी में, और ख्वाब से उम्मीदें और वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि आप जब बहुत सारी उम्मीद करते हैं बहुत तरह की चीज़ों में। हाँ, मैं अगर बात करूं मेरे बिल्कुल पर्सनल, आपने जब सवाल पूछा है, तो मेरा जो अगर ख्वाब, हर किसी की एम्बिशंस, और बिकॉज मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट भी हूं उस हिसाब से भी देखता हूं, बट मैनेजमेंट स्टूडेंट होते हुए भी मैं फाइनेंस की तरफ ज़्यादा मेरा झुकाव नहीं है। मेरी बहुत ज़्यादा हसरतें या वैसे ख्वाब नहीं हैं। मेरा ख्वाब ये है कि मैं जो लिखूं वो दिल तक पहुंचे जहां तक हो सके, और खूबसूरत लिखने का जो क्रम है वो जारी रहे। और जो मेरा मानना है, रुपए पैसे कमाना और ये सब चीज़ें कमाना, वो बहुत जी। आसान है मेरे हिसाब से। कुछ लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन अगर ज़िंदगी में आपने खूबसूरत रिश्ते नहीं कमाए तो वो बड़ा मुश्किल काम है। और वो भले भले ही मेरे पास दो चार ही हों जिनसे मैं अपने दिल की बात कर सकूं साझा, वो कुछ रिश्ते ऐसे, कुछ बॉन्डिंग्स ऐसी हों जहां पर, और जो आपकी शायरी है उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको अगर जानते हो लोग, सिर्फ आपके टैलेंट की वजह से, ये मेरा मानना है, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय उसके। क्योंकि ये ऐसे बहुत से लोग होंगे, मैं बिल्कुल इनफॉर्मल, तकल्लुफ होकर ये बात कहना चाहूँगा, ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास, अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं जोधपुर में, मे बी 5,000 लोग हो सकते हैं, 50,000 लोग हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं जिनके पास रुपए पैसे होंगे, लेकिन क्या उनके पास वो सब हासिल है? जो वो एक खुशी होती है, उन एक सुकून होता है, जो बिस्तर बड़े बड़े हो सकते हैं नोटों के, लेकिन जो सुकून है, जो एक इंटरनल खुशी है, वो इमोशंस हैं, जो वो एहसास हैं, क्या वो महसूस कर पाते हैं? तो मेरा ख्वाब ये है कि ये एहसास और ये सब चीज़ें जो मैं हर दिन नया होता रहूं, यही बस ख्वाब है। और इन सब चीज़ों से मैं जो है अपनी ज़िंदगी को खुशगवार रखूं। और हाँ, मालिक से वो ज़रूर रहती है कि जो दीन दुनिया को चलाने वाली बात है, खुद को चलाने के लिए जो घर चलाने की जो बात है, उतना मालिक हमें बख्शता रहे। बाकी कोई हसरतें वैसी जिंदगी में उस तरह की नहीं है कि बहुत, और फेमस होना और ये होना, ये सब एक समय के लिए होता है। ये सब चीज़ें वो मायने नहीं रखती, जितनी आप दिलों में जगह बनाएं वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रखी जाती हैं। जैसे आज मेरे फादर साहब
की बात मैं करूं तो आज तक उनको दुनिया बीइंग अ डॉक्टर वो भी अप्रेस करते हैं, और बीइंग अ राइटर उनके मैं बताना चाहूंगा उनकी पुस्तकों पर 3 पुस्तकें पंजाबी में जो थी उस पर पीएचडीज पटियाला यूनिवर्सिटी से हुई, और मरणोपरांत 1 लाख का पुरस्कार जो पटियाला यूनिवर्सिटी ने गंगानगर में आई थिंक आज से 6 साल पहले जो है श्री गंगानगर में जो हमारा नेटिव प्लेस है वहां पर खालसा कॉलेज में एक भव्य आयोजन में माता जी को सम्मानित किया। उस प्रोग्राम में फादर के जो किए हुए कार्य हैं इन साहित्य के क्षेत्र में, तो उसके लिए उनको 1 लाख का पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये जो नाम है वो हमेशा याद रखा जाए। अगर आपका कुछ अच्छा काम है, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे आपका राइटिंग स्किल्स हो, या किसी और तरफ के जो जितने तरह के कला के हैं या और आयाम हैं, तो अगर ये नाम अगर आप एक अच्छी तरह से बना सकते हैं, यही ख्वाब मैं देखता हूँ। इससे ज्यादा की कोई हसरत नहीं है। शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि अभी आजकल आप क्या कर रहे हैं? कोई आपकी नई किताब आने वाली है? किसी नए किताब पर आप कुछ लिख रहे हैं? जी, एक गुजारिश हाँ ये कहना चाहूँगा कि हाँ, किताब तो क्रम चलता रहता है लिखने का, निरंतर चलता रहता है। और जी, हाँ, समय बहुत लगता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि काफ़ी लोग कहते होंगे कि ये जब लिखने बैठते होंगे तो 3 to 4 मंथ्स आप लिख देंगे बैठकर, ऐसा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 to 4 मंथ्स वो जो लिखने का क्रम है, प्रोसेस पे आ रहा हूँ मैं, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि 3 to 4 मंथ्स जो आप लिख रहे हैं, तो वो प्रोसेस तब होता है जब आप फाइनल शेप में उस चीज़ को कर रहे होते हैं, और शायद उस 3-4 मंथ्स में आपके बहुत सारे जो एडिटिंग चल रही हो उस पुस्तक पे। लिखने का क्रम निरंतर जारी है, और अ, आशा करता हूँ इसी वर्ष में एक नई पुस्तक जो है, टाइटल भी सोच चुका हूँ लेकिन डिस्क्लोज नहीं करूँगा। कुछ कविताएं बन पड़ी हैं और कुछ प्रोसेस में हैं, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं अभी निरंतर, और इसी वर्ष उम्मीद है कि ये पुस्तक आएगी। जी। डॉक्टर साहब जाने से पहले हमारे दर्शक एक बार आपसे आपकी एक फ़ेवरेट नज़्म सुनना चाहेंगे। जी, अगर मैं पहली पुस्तक से बात करूं जो कि सिग्नेचर पोएम के रूप में जानी जाती है, काफ़ी सराहना मिली है उस पोएट्री के लिए, तो एक आपने मुहावरा सुना होगा कि झूठ के पाँव नहीं होते। तो जी, उसी आधार पर एक जो पोएम जो है वो देखिएगा। झूठ कहते हो तुम कि झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ कहते हो तुम कि झूठ के पाँव नहीं होते, रोज चला आता है झूठ दरवाजे पर मेरे और पूछता है मुझसे सच कहाँ है। रोज चला आता है झूठ दरवाजे पर मेरे और पूछता है मुझसे सच कहाँ है। झूठ कह देता हूँ मैं भी कि सच कई दिन से घर नहीं लौटा है। झूठ कह देता हूँ मैं भी कि सच कई दिन से घर नहीं लौटा है। बचा कर रखना तुम भी अपने अधमरे सच को, बचा कर रखना तुम भी अपने अधमरे सच को, क्योंकि घोटने को गला सच का झूठ गली में रोज घूमता है। क्योंकि घोटने को गला सच का झूठ गली में रोज घूमता है। वाह! बहुत ही सुंदर रचना आपने ये कविता सुनाई है। इसके साथ ही आपके फिर किसी ख्वाब में इस पुस्तक से हम कुछ नज़्म सुनना चाहेंगे, हमारे लिसनर्स चाहेंगे कि आप 2 नज़्म चलते-चलते इस पुस्तक से सुना दें। जी मैम, शुक्रिया। और बात दुनिया के मुतल्लिक इस पुस्तक में जो हैं 2 नज़्में मैं उस तरफ ले जाना जी, चाहूँगा थोड़ा सा। और दुनिया पर और रियलिटीज़ पर लिखने का शौक भी है, प्यार मोहब्बत पर लिखते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है तो कुछ एक बात आती है, कई बार आपको कुछ ऐसा समझ लिया जाता है, और नज़्म के इशारे से ही समझाना चाहूँगा बहुत कि आपको किस तरह समझ लिया जाता है दुनिया के द्वारा। तो बहुत महँगा हूँ उन्वान है इस नज़्म का। इस बाज़ारे दुनिया में सोचते हैं वो, इस बाज़ारे दुनिया में सोचते हैं वो, खरीद लेंगे मुझको, खरीद लेंगे मुझको। बहुत महंगा हूं मैं साहब, बहुत महंगा हूं मैं साहब, कभी कभी तो मिलता नहीं खुद को, कभी कभी तो मिलता नहीं खुद को। वाह! तो ये कुछ दुनिया पर बात। और एक देखिएगा नज्म, बड़े अच्छे लोग हैं, जी, तो आपके साथ भी वाकया पेश आता होगा कि किस तरह से आपकी जो आइडेंटिटी है उसको किस तरह से आघात पहुंचाया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। तो बड़े अच्छे लोग हैं उन्वान है इस नज्म का। मुझे पहचानने से अक्सर इनकार करते हैं,
मुझे पहचानने से अक्सर इनकार करते हैं। यकीन मानिए बड़े अच्छे लोग हैं दुनिया में। यकीन मानिए बड़े अच्छे लोग हैं दुनिया में जो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। मुझे पहचानने से अक्सर इनकार करते हैं। यकीन मानिए बड़े अच्छे लोग हैं दुनिया में जो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। तो इतना प्यार आप पर बरसता है कि वो जो है पहचानने से ही इनकार करते हैं। और एक अंतिम रचना आपकी इजाज़त से और कहना चाहूँगा इस फिर किसी ख्वाब में, जो पुस्तक मुझे काफ़ी दिल के करीब है। छोटी-छोटी नज़्में हैं, लेकिन शायद मेरे हिसाब से अपनी चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी दूर तक बात जाती है। तो एक अंतिम रचना इस कार्यक्रम में, सच नहीं है शीर्षक से। तकनीक के इस जी। दौर में मोबाइल है, खत नहीं है। तकनीक के इस दौर में मोबाइल है, खत नहीं है। सच ये है कि सच भी अब सच नहीं है। सच ये है कि सच भी अब सच नहीं है। तो ये हमारे आज की रियलिटीज हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत ही सुंदर कविता सुनाई डॉक्टर साहब आपने, और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि जल्द ही हम दोबारा रूबरू होंगे आपसे, आपकी एक नई पुस्तक के लिए। तो इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया।